अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर जो 4 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। उसके जो लास्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो इनके जो जो पार्ट्स होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास ये 3 है ना, ये आपके पास है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अब अगर आप में से सब स्टूडेंट्स ने जो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व की हुई है जिसमें हमने एचसीएफ फाइंड किया था और एलसीएम फाइंड किया था, तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक सबसे पहले ये बात यही सुन लें कि अगर आपने 4.3 एक्सरसाइज नहीं की तो आप पहले उसकी वीडियोस देख लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि आपको ये वाले सारे क्वेश्चन आसान हो जाए। अच्छा बच्चों, सबसे पहले देखें आपने क्या करना है। आपके पास इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैंने ये लिखा है आपके सामने। ये मैंने क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 4x³ प्लस 12x² और एक दूसरा एक्सप्रेशन दिया गया। दूसरा एक्सप्रेशन ये है कि 8x² प्लस 16x। अच्छा बच्चों, आपने करना क्या है, आपने इसमें से सबसे आपने दोनों काम करने हैं, एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो आप में से सब लोगों को आइडिया होगा कि एलसीएम का फार्मूला याद होगा आपको। बच्चों, एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो चलें, जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले देखें जो मेरे पास पहला एक्सप्रेशन है वो मैंने दोबारा से लिख दिया। तो बच्चों देखो, आपने करना क्या है, आपने अगर इसमें से अगर कॉमन किया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4 के साथ क्या कॉमन होगा, इसमें 4 है और इसमें 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4। तो ये 4 आपका कहाँ चला जाएगा, कॉमन में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा 4 एक तो कॉमन आ जाएगा और दूसरा x² इधर है और x³ इधर है, तो आपके पास x² जो है वो आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अच्छा, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बच्चों यहाँ से आपने 4x² कॉमन किया तो x की पावर 3 में से एक x की पावर बचेगी, उसको आपने यहाँ लिख दिया। और नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास ये लिखा हुआ है, तो 12 को अगर आप 4 पे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप लिखोगे 3, क्योंकि x की पावर 2 आपने कर लिया बाहर कॉमन, इसको आप एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, मैं इसको मजीद इसके ना मतलब कि फर्दर इसके मैं बना देता हूँ फैक्टर्स। तो ये जो 4 लिखा हुआ है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है x²। तो बच्चों मैं x की पावर 2 है, इसको मैं x को भी 2 दफा लिख देता हूँ सिंगल पावर के साथ। तो जितनी पावर होगी उतने टाइम आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट पे आपके पास जो है x प्लस 3, उसको आप एज इट इज लिख लें। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 आपने एज इट इज लिखा। अच्छा, इस अब दूसरी साइड पे चलते हैं, जो आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 16। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे जब आप इसमें से कॉमन करेंगे तो 8 आपका कॉमन आ सकता है। ठीक है, जब आप 8 यहाँ से कॉमन करेंगे तो आपके पास अंदर आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 कॉमन, और उसके बाद x भी आपका कॉमन आएगा क्योंकि x की पावर 1 यहाँ पे, x की पावर 2 यहाँ पे, तो एक x आपने कर लिया कॉमन। ठीक है, चले आपने 8x कॉमन किया, तो बच्चों यहाँ से आपने 8x को जब कॉमन किया तो x की पावर 2 में से एक x की पावर 1 अंदर बचेगी और बाकी आपके पास x की पावर 1 बाहर चली जाएगी। पीछे बच्चों यहाँ पे आप देखें, यहाँ से आपके पास 16 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा और x आपने बाहर कॉमन कर लिया, तो पीछे बचेगा x प्लस 2। अच्छा, अब आप क्या करें, इस 8 को बच्चों लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 दफा अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 लिखेंगे तो आपके पास 8 बनेगा। ठीक है, साथ x वैसे लिखा हुआ है और x प्लस 2 भी वैसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे करना है HCF, और HCF जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉमन फैक्टर्स। आपने क्या करना है, पहले आप कॉमन फैक्टर निकालने दोनों में से। अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं वो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। जो जो कॉमन फैक्टर होंगे, ये देखो 2 इसमें है और 2 इसमें भी है और दोबारा से 2 इसमें है और दोबारा से 2 इसमें, तो दोनों में सेम तादाद होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में सेम टाइम कॉमन होना चाहिए वैल्यू, और इधर इसमें x है, इधर इसमें भी x है।
तो ये जो मैंने मतलब अंडरलाइन किया है, जिनके राउंड मैंने लाइन लगाई है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉमन है, ठीक है। इनको मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर के अंदर, मैं लिखूंगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अब बच्चों जो कॉमन फैक्टर होते हैं, मैं यहाँ पे अगर लिखूं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही आपके पास क्या होते हैं, HCF होते हैं। तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 4x। तो बच्चों आपका जो LCM है, सॉरी HCF है, वो आपके पास आ जाएगा 4x। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि हमने फाइंड करना है LCM। LCM का फार्मूला मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था। LCM के लिए हमें कॉमन फैक्टर चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर चाहिए। तो बच्चों नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर ये है कि जो बाकी बच गए एलिमेंट्स वो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर आएंगे। तो चले मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों एक आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर x आएगा, इधर से 2 आएगा, तो मैं लिखूंगा 2x, और साथ आपके पास आएगा x प्लस 3 यहाँ से, और यहाँ से आपके पास आएगा x प्लस 2 आएगा। ये सारा कुछ आपके पास किस में आएगा, ये आपके पास आएगा नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर। तो अब हम करेंगे क्या बच्चों, अब हम इसको मतलब कि कॉमन फैक्टर भी हो गए, नॉन कॉमन फैक्टर भी हो गए, तो हम यहाँ पे एलसीएम का लगाएंगे फार्मूला। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपके पास होगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर। बच्चों कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर आपके पास जो है वो आपने ये वाले निकाले, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 4x, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास ये है, तो आप लिख दोगे 2x, ठीक है। आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अच्छा जी, अब बच्चों फाइनली आप लास्ट पे एक दफा और इनको कर लें मल्टीप्लाई। जब आप इनको दोबारा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो एलसीएम है उसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा, ये देखें ना, आप 4x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 टू द 8, ये आ जाएगा 8x स्क्वेयर। उसके बाद बच्चों ये दोनों फैक्टर्स को आप अरेंज करके लिखते हैं। मैंने x प्लस 2 पहले लिख दिया, वैसे आप x प्लस 3 भी पहले लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, x प्लस 3 पहले ही रहने दें और x प्लस 2 बाद में लिख दें। ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ये था आपका फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था, वो आपने सॉल्व कर लिया। तो बच्चों नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट सेम मैंने एज इट इज यहाँ पे रेडी किया हुआ है। बच्चों ये वाला जो आपके पास पार्ट है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपके पास जो दोनों एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ना, दोनों आपके पास 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन है और दोनों के अंदर मिड टर्म ब्रेक होगी, ठीक है। तो जब मिड टर्म ब्रेक होगी तो हमारे लिए वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा बच्चों, अब आप देखें, अब आपने करना क्या, सबसे पहले आप देखो तीनों में x कॉमन है, तीनों में क्या है, तीनों में x कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं x की पावर 1 सब में से कॉमन करूंगा, अंदर मेरे पास बचेगा x स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ से मैंने x को कॉमन किया 1 टाइम, तो अंदर बचेगा 3 की पावर 3, साथ बचेगा x, और लास्ट में बच्चों x मैंने कॉमन किया तो बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, आपके पास बच्चों x रहेगा एज इट इज, और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा। अब मैंने करनी है इसकी मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या जरूरी होता है बच्चों, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो आपने अपने पास से 1 लेना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट टर्म के साथ। तो 1 4 का क्या आपके पास आएगा, आपके पास आएगा 4, आप लिख लो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपके पास आएगा 4। अब आपने 4 के 2 फैक्टर बनाने हैं, तो यही दोनों फैक्टर सूटेबल हैं, 1 मल्टीप्लाई 4, और आपको चाहिए दरमियान में बच्चों क्या चाहिए, दरमियान में आपको चाहिए 3x प्लस 3x। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 1, या तो आप 4 में से 1 को माइनस कर दें, आप लिख लें 4 माइनस 1 इज इक्वल 3, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब आपने जब लिखना है इसको तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों, आप लिखोगे एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, पहली और लास्ट टर्म आप एज इट इज रखते होते हो। आपको पता है जिन स्टूडेंट्स ने 4.1 4.2 4.3 सोल्व की हुई है ना, उनके लिए ये वाली मिड टर्म ब्रेक करना जरा भी इशू नहीं है। तो बच्चों मैंने लिखा 4x पहले, उसमें से x को कर दिया माइनस, तो आपको मिलेगा 3x, और एंड पे -4 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों, पहली 2 टर्म का किया आपने पेयर बना लिया, ठीक है, और लास्ट वाली 2 टर्म का जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ माइनस है, तो जब माइनस बाहर होता है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास x वैसे ही रहेगा,
और आप इसमें से पहले पेयर में से करेंगे कॉमन, तो x आपके पास आ जाएगा 1 टाइम कॉमन, अंदर बच्चों आपके पास बचेगा x प्लस 4। अच्छा, अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, जहां पे कुछ भी कॉमन ना हो आप 1 लिख सकते हैं बच्चों। x प्लस 4 तो x प्लस 4 आप लिखोगे 1 टाइम, और ये शुरू वाला x आपके पास एज इट इज साथ साथ आता रहेगा। बाकी बच्चों ये x और ये -1 इसको हमने इकट्ठा कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये बच्चों आपके पास इसकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ये आपके पास आ गई फैक्टराइजेशन, जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसकी फैक्टराइजेशन। अच्छा बच्चों, अब दूसरे नंबर पे हम दूसरे साइड पे जो इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे बच्चों। ये 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर के बाद x, उसके बाद कांस्टेंट, तो ये आपके पास क्या होगी, मिड टर्म ब्रेक होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ देखना है कोफिशिएंट, अगर कुछ भी नहीं है तो आपने 1 ले लिया। अब आपने इस 1 को किया 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। आपको क्या चाहिए दरमियान में बच्चों, -4, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के साथ लगाऊंगा -1 -3, ये आपके पास बनेगा -4। इसका मतलब मैं लिखूंगा -x और -3x, तो फिर वो मेरे पास -4 बन जाएगा। या फिर आप पहले लिख सकते हैं, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बच्चों, -4x को ब्रेक किया मैंने, इसको ब्रेक कर दिया -3x और -x में, और एंड पे +3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, पहली 2 टर्म को मैंने किया ब्रेक, पेयर बना लिया, तो जब मैंने इनका बनाया पेयर इस तरह आएगा, और ये माइनस आपके पास जब बाहर होगा अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब आपके पास जो प्लस है वो माइनस में चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों आपके पास क्या है, अब आपने पहले पेयर में से करना है कॉमन, तो जब आपने x को कॉमन किया तो अंदर आपके पास आएगा -3, x -3, और दूसरे पेयर में से बच्चों आप कॉमन करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। अच्छा, x -3 और x -3, तो x -3 आप लिख लें 1 टाइम, और ये वाला x और ये -1 इसको आप इकट्ठा करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ये आपके पास इसकी आ जाएगी मिड टर्म ब्रेक। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों आपने एक काम करना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है, ये आपने फैक्टराइजेशन तो कर ली, अब आपने देखना है दोनों में से कॉमन, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। बच्चों देखें, गौर करें जरा, इसमें x -1 है और इसमें भी x -1 है, जो कि कॉमन होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा कॉमन फैक्टर, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमन फैक्टर। तो बच्चों जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो मेरे पास है x -1। अच्छा वैसे जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही आपके पास क्या होते हैं, एचसीएफ होता है। तो ये आपके पास x -1 इसका क्या आ जाएगा, मतलब इसका आंसर एचसीएफ का आंसर आ जाएगा x -1। जो कॉमन फैक्टर है वही आपके पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अब नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख लेते हैं इधर, तो आप बच्चों लिखोगे नॉन कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब जो कॉमन नहीं है, जो बाकी बच गए हैं, वो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर आएंगे। तो एक आपके पास x है, दूसरा x +4 है, और एक x -3 है। बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे x, और दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे x +4, और फिर हम लिखेंगे यहाँ से x -3 लिखेंगे। तो ये मेरे पास क्या है, ये सारे मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। बच्चों एलसीएम का फार्मूला लगाओ। एलसीएम का फार्मूला क्या है, एलसीएम का फार्मूला यह है कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलें बच्चों इनकी वैल्यूज पुट कर दो। अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये कॉमन फैक्टर का मतलब x -1 है, और नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब आप लिखोगे x इंटू, ये x आप लिखा, और x +4 और x -3 आ जाएगा। बच्चों आप एक और स्टेप के लिए इसको सोल्व कर लो, आपके पास आएगा एलसीएम इज इक्वल, बच्चों ये x आप शुरू में लियो, और उसके बाद आप इसको लिख लो x -1, और उसके बाद आप x -3 पहले लिख लें, और x +4 को आप लिख लें, बाद में लिख लें। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा एलसीएम, और ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया इसका सेकंड पार्ट सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके पास इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको करते हैं सोल्व। वो जो थर्ड वाला पार्ट है आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसमें भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट, तो हम इसकी बच्चों करेंगे मिड टर्म ब्रेक। तो जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आप देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 16,
चलो ये मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 16। अब मुझे चाहिए 16, तो 16 मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। तो मैं अगर करता हूँ मल्टीप्लाई 4, ये ले मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई 4 16, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर दोनों को प्लस करता हूँ, 4 + 4 करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 8, जो कि इस क्वेश्चन की मिड टर्म होगी, ठीक है। तो ये वाली मेरे पास दो रिक्वायरमेंट्स है, मैं इनको लिखूंगा यहाँ पे। बच्चों मैंने लिखा x² + 4x + 4x, 8x को मैंने ब्रेक कर दिया 4x और 4x के अंदर, और आपने क्या किया, पहली दो टर्म और दूसरी दो टर्म को आपने कर दिया इकट्ठा। जब आपने बच्चों इनको पेयर बनाया तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा x² + 4x, ठीक है। और लास्ट वाली दो टर्म का पेयर बनाऊंगा तो प्लस बाहर आएगा, 4x + 16 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या, अब आपने किया इसको पहले पेयर में से किया कॉमन, तो अंदर आपके पास आएगा x + 4, एक x बाहर चला गया, और दूसरा आपने 4 किया कॉमन, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा x + 4। तो यहाँ से भी आपका 4 कॉमन गया, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, एक 4 बच्चों आपका कॉमन चला गया पीछे, x + 4, तो x + 4 x + 4, तो x + 4 1 टाइम, और x + 4 ये वाला x और ये +4, इसको हमने अलहदा करके लिख दिया, ठीक है। ये बच्चों आपके पास आ जाएगी इसकी मिड टर्म ब्रेक, तो इसके बन जाएंगे फैक्टर बन जाएंगे, जो पहला एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर बन गए। अच्छा बच्चों, अब दूसरे नंबर पे आपके पास इस साइड पे लिखा हुआ है x² - 16। तो मैंने आपको बच्चों बताया हुआ कि जब दरमियान में माइनस हो और आपके पास स्क्वायर नंबर्स हों, तो आप उस वहां पे सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हो। तो आप इसको लिखोगे x का होल स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर, ये आपने लिख दिया इसको। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, ये आपके पास फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। फार्मूला क्या है, a का होल स्क्वायर - b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस। आप प्लस को पहले लिख लो, ठीक है, माइनस को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या, अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास x है, a की वैल्यू आपके पास x है, और b की वैल्यू आपके पास 4 है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे x - 4 और x + 4, ये आपके पास इसके बन जाएंगे फैक्टर्स। तो जो मैंने आपके सामने फैक्टर्स बनाए हैं, तो अब आपने क्या करना है, अब बच्चों आपने करना है कॉमन फैक्टर। अब आप देखें यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, इधर से x + 4 है, इधर से भी x + 4 है। तो जो आपके पास x + 4 है वो चला गया किसमें, कॉमन फैक्टर्स के अंदर। मैं यहाँ लिखूंगा कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल x + 4। तो बच्चों जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही आपके पास क्या होते हैं, वही आपके पास HCF होता है। तो आप लिखोगे HCF इज इक्वल x + 4। अच्छा, अब बच्चों हमने लिखना है यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर। तो जो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे और कॉमन फैक्टर होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा बच्चों, नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब आपके पास ये x + 4 इधर से एक बच गया और x - 4 इधर से बच गया। तो x - 4 और x + 4 आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अच्छा जी, अब बच्चों लास्ट पे देखें अब आपने करना क्या, अब आपने करना है एलसीएम फाइंड। तो एलसीएम का फार्मूला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये आपने लिख दिया। अच्छा, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास है x + 4। अच्छा, अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास ये वाली वैल्यू है नॉन कॉमन फैक्टर की x - 4 और x + 4। अच्छा जी, अब आपने फाइनली क्या करना है, लास्ट पे क्या करना है, अब देखो बच्चों जरा गौर करना, आपका आंसर आ गया। अब देखो आपने क्या करना है, ये x + 4 और ये x + 4 दो दफा x + 4 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने क्या क्या करना है, x + 4 का होल स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है, और साथ आपके पास x - 4 एज इट इज आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट पे सिर्फ एक पार्ट बाकी है और ऑलमोस्ट हमारे ये क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएंगे, और जो अगले दो क्वेश्चन है मतलब के 4 और 5 वो तो बहुत ही आसान और मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस ये हमारा लास्ट पे एक रह गया क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा ये एक पार्ट रह गया, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
बच्चों देखें लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 9x, ठीक है। सबसे पहला काम आपका करो, दोनों में से x को कॉमन कर ले। बच्चों x को कर लिया वन टाइम कॉमन, ठीक है। जब आपका x कॉमन हुआ, अंदर आपके पास बचेगा x क्यूब में से x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक x की पावर बाहर चली जाएगी, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 9 बचेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने बच्चों क्या करना है, यहाँ पे दोबारा ये फार्मूला बन जाएगा। अभी अभी हम यूज करके आ रहे हैं फार्मूला, सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला यूज करके आ रहे हैं। तो मैंने इसको लिखा इस तरह से, x का होल स्क्वायर माइनस आपके पास किसका होल स्क्वायर आएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो जो 9 है उसको हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों सिंपल आपने क्या करना है, x को और 3 को एक दफा माइनस लिख लेना है और एक दफा प्लस लिख लेना है। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने लिख लिया। अब दूसरे साइड पे भी आप इसको सॉल्व कर लें। बच्चों दूसरी साइड पे 3 टर्म्स है, जब 3 टर्म्स होती हैं तो आप उसकी क्या करते हो, मिड टर्म ब्रेक करते हो। तो इसकी और इसकी करेंगे जब मिड टर्म ब्रेक, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 लेंगे और 1 को करेंगे कांस्टेंट वैल्यू 6 के साथ मल्टीप्लाई, आपके पास आएगा 6। अब आपने 6 के बच्चों फैक्टर्स बनाने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 बने दोबारा, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास क्या बने, -1 बने। मतलब -1 का मतलब -x बने, ठीक है। चले मैंने जब इसके फैक्टर्स बनाए, तो मैंने इसको लिखा 2 × 3, ये आपके पास होता है बच्चों 6। अब मुझे चाहिए -1, क्या चाहिए -1। तो बड़ी वैल्यू के साथ मैं लगाऊंगा माइनस और छोटी वैल्यू के साथ में लगाऊंगा प्लस। अच्छा चले मैं इसको इस तरह से डील करूंगा। मैं इसको लिखूंगा 2 - 3 = -1, ठीक है। मैं इस तरह से इसको लिखूंगा। 2 - 3 का मतलब 2x - 3x। अच्छा अब बच्चों मैं लिखूंगा इसको x² - 3x आप पहले लिख लें, 2x आप बाद में लिख लें, और -6 आपने बाद में लिखा। अब बच्चों पहली दो टर्म्स का बनाया पेयर, जब आपने पहली दो टर्म्स का पेयर बनाया तो इस तरह से लिखेंगे, और लास्ट वाली दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा। अच्छा जी बच्चों पहले पेयर में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, x - 3 बचेगा। बच्चों लास्ट वाले पेयर में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। जो 6 है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो आपके पास जो 2 है वो चला गया कॉमन, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, x - 3 बचेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी अब बच्चों देखें करना क्या, अब आपके पास ये x - 3 और x - 3 है, तो आपने x - 3 लिखा 1 टाइम, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये वाला x और ये +2, इसको इकट्ठा करके हमने लिखा एक ब्रैकेट के अंदर। ये बच्चों आपके पास इसकी आ जाएगी फैक्टराइजेशन, क्या आ जाएगी, फैक्टराइजेशन। अच्छा अब आपने करना क्या, अब आपने बच्चों कॉमन फैक्टर लेना है। अब कॉमन क्या है वो मैं जरा अंडरलाइन कर देता हूँ बच्चों। x - 3 इसमें है और x - 3 इसमें है, तो जो आपके पास कॉमन होगा इसमें उसको मैंने कर दिया है अंडरलाइन। तो जो जो बच्चों आपके पास इसमें कॉमन है वो आप लिखोगे यहाँ पे, कॉमन फैक्टर = x - 3, ये आपके पास आ गया इसका कॉमन फैक्टर। और बच्चों जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपके पास क्या होता है, HCF होता है। ये मेरे पास आ जाएगा इसका HCF। अब हम करेंगे एलसीएम फाइंड। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें चाहिए नॉन कॉमन फैक्टर। बच्चों नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जो बाकी बच गए हैं, बाकी क्या बचा आपके पास, बाकी जो कॉमन नहीं है वो बचेंगे, एक x, एक आपके पास x + 3, ठीक है, और इधर से x + 2। तो आप लिख लोगे x + 3 और बाकी आप लिखोगे यहाँ पे x + 2। अच्छा एलसीएम का फार्मूला लगाएंगे। बच्चों एलसीएम का फार्मूला क्या है, आप लिखोगे एलसीएम के फार्मूले के अंदर कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों जब हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे कॉमन फैक्टर की और नॉन कॉमन फैक्टर की, तो वो आपके पास आएगी। कॉमन फैक्टर की बच्चों वैल्यू आपके पास है x - 3, ठीक है, और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर x है, तो हम लिखेंगे x + 3 और x + 2 आ जाएगा। अच्छा अब फाइनली हमारे पास बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आएगा, मैं क्या करूंगा, इस x को और x + 2 को मैंने लिखा शुरू में, ठीक है, x को और x + 2 को लिख दिया शुरू में। अच्छा अब बाकी जो है इन दोनों को बच्चों देखो, इन दोनों पे फार्मूला बन रहा है दोबारा से। बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे
x को x के साथ किया मल्टीप्लाई, इस x को इस x के साथ किया मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस। अच्छा अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इस 3 को किया 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। ये एक्चुअली आपके पास ओपन फॉर्म थी, तो आपने इसको दोबारा फार्मूला बना दिया, तो ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक हो गया। अच्छा लास्ट में हमारे पास बस 2 क्वेश्चन बाकी हैं, और ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान और मजेदार क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले आपने करना क्या है बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरी नजर में ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और ये अगर मैं इंशाल्लाह चाहूं तो मैं चैप्टर 4 का जब कोई टेस्ट लूंगा, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 4.4 से जब कोई टेस्ट बनाऊंगा, तो मैं ये वाला क्वेश्चन दूंगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दोनों मेथड है, फैक्टराइजेशन भी है और इसमें डिवीजन मेथड भी है। आपने दोनों मेथड से क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टराइजेशन, इस साइड पे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम कर लेंगे इसकी डिवीजन मेथड कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पे मैं लिखूंगा डिवीजन मेथड, बच्चों इस साइड पे हम लिखेंगे डिवीजन मेथड लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने इस साइड पे कर दिया। चलिए फैक्टराइजेशन का मतलब आपको याद होगी एक्सरसाइज 4.4, जिसके अंदर आपने फैक्टराइजेशन से जब सॉल्व किया था, तो आपने चले मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया 16x4 प्लस आपके पास आएगा 8x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद एंड पे आपके पास क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों आपने करना क्या, जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, तो आपको पता है कि आपने एक फार्मूला यूज करना होता है। फार्मूला कौन सा है, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है, और इसको आपने कोशिश करनी है होल स्क्वायर में लिखने की। बच्चों होल स्क्वायर में लिखने का मतलब ये है कि आपके पास लिखा हुआ है, चले मैं पहले ना यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ साइड पे। मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा फार्मूला, अब फार्मूला क्या है वो आपके पास ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखता हूँ फार्मूला। बच्चों फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर। ये वाली बच्चों हमने ना होल स्क्वायर बनाना है, इसका क्या बनाना है, होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर बनाओगे तो आप इसका फार्मूला लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने बनाना है इसका फार्मूला, तो आपके पास एंड पे आएगा बी स्क्वायर। अच्छा अब आपने करना क्या है बच्चों, आपने इन वैल्यूज को इस फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट करना है। आपने क्या करना है, इस इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको करना है एडजस्ट। तो बच्चों मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने बच्चों इस 16x4 को लिखा, 16 को लिखा 4 की पावर 2 और साथ x स्क्वायर है, तो x4 है, तो मैंने इसको लिखा 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा अब बच्चों मैंने नेक्स्ट लिखना है 2 फार्मूले का, ये आपके पास 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 4x स्क्वायर, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर। उसके बाद सेकंड टर्म आपके पास क्या है b, तो फिलहाल उसका हमें पता नहीं है, तो b का मतलब लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 1, तो हम 1 को क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी पावर ले सकते हैं 2, जितनी हमें चाहिए। मैंने इसको लिखा पावर 1 की पावर 2 बना दी, और जो आपके पास यहाँ पे होगा 1, जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपके पास बच्चों आ जाएगी वैल्यू, मतलब ये हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने करना क्या, मुझे चाहिए होल स्क्वायर। तो बच्चों होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये वाली टर्म लेते हैं और ये वाली टर्म लेते हैं जो 2 के साथ लिखी होती है, और 2 के साथ जो साइन लिखा होता है वो दरमियान में लेते हैं। मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें होल स्क्वायर चाहिए था क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास होल स्क्वायर होना चाहिए। 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो आपने करना है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो सेम चीज है, आपने इसको करना है। बच्चों लेफ्ट साइड पे आपने ये पूरा क्वेश्चन लिखना है। चलें आप लिखोगे टेकिंग, आपने लिखा यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, आप पूरी बात लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने बच्चों दोनों साइड पे कर लिया स्क्वायर रूट। जब आपने स्क्वायर रूट किया दोनों साइड पे, तो आप क्या लिखोगे, पहले आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको दिया गया। आप लिखोगे 8x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आप लगाओगे मतलब स्क्वायर रूट और इज इक्वल, इस साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट लेना है,
तो आपके पास जो स्क्वायर रूट आएगा 4x² + 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ किया कट ऑफ। जब स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कट ऑफ किया तो यहाँ पे आपने प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, याद आ गया होगा आप लोगों को ये सारी बातें जो मैंने आपको 4.4 के पहले क्वेश्चन के अंदर बताई थी। और इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एज इट इज वैल्यू नीचे लिखी हुई है। तो ये बच्चों आपके पास फैक्टराइजेशन से आएगा इसका आंसर 4x² + 1 का होल 4x² + 1। तो सेम आपके पास जो डिवीजन मेथड है उससे भी आपका यही आंसर आना चाहिए। तो चलिए डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों डिवीजन मेथड के अंदर आप क्या करोगे, इस तरह से आप बनाओगे डिवीजन मेथड। ठीक है, उसके अंदर आप अपनी पूरी कंप्लीट वैल्यू लिख लोगे। वो आपके पास ये है, ये आपको क्वेश्चन है, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों हमने करना क्या, हमारे पास जो मतलब फर्स्ट टर्म है वो आपको दी गई है 16x की पावर 4। बच्चों आपके पास है 16x की पावर 4। इसका मतलब क्या है, मैं इसको लिखता हूँ जरा साइड पे 16x की पावर 4। बच्चों मैंने इसको करना है ब्रेक करके दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा आपके पास यही वैल्यू बने। तो चले मैंने यहाँ पे लिखा 4x² और 4x²। ठीक है, जब मैंने 4x² के साथ 4x² को मल्टीप्लाई किया मुझे मिलेगा 16x की पावर 4। बच्चों जो आपके पास आई वैल्यू उसको मतलब कि एक फैक्टर आप यहाँ लिखोगे और एक उसका फैक्टर यहाँ लिखेंगे। तो जो आपके पास दो मल्टीपल्स आएंगे, एक आपने ऊपर क्वेश्चन के अंदर लिखा और एक आपने इसको डिवाइजर मतलब साइड पे लिखा। चलें अब आपने बच्चों करना क्या, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 16x की पावर 4। इसका साइन चेंज करेंगे। ठीक है, जब आप इसका साइन चेंज करेंगे तो आप क्या करोगे, इस 16x की पावर 4 के साथ 16x की पावर 4 को कट ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट वाली जो टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज उतार लेंगे नीचे और उसके बाद आ जाएगा +1 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने इस वैल्यू को या इस वैल्यू को, क्वोशिएंट वाली वैल्यू को या साइड वाली वैल्यू को, दोनों को ऐड कर लो तो भी ठीक है। अगर आप ऐड नहीं कर सकते तो क्या करें, किसी एक वैल्यू को इन दोनों में से या तो क्वोशिएंट को या फिर साइड वाली वैल्यू को 2 के साथ कर लो मल्टीप्लाई। बच्चों जब आपने 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास आएगा 4 2 8। तो ये आपके पास आएगा 8x²। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया 8x²। अच्छा अब बच्चों हमारा टारगेट क्या है, हमारी फर्स्ट वैल्यू जो अंदर वैल्यू मतलब दी गई है डिविडेंड के अंदर वो 8x² है, हमें बनाना है 8x²। तो बाहर आपके पास क्या है, वो भी 8x² है। तो बच्चों आपने क्या किया, 1 ऊपर लिखा, ठीक है, और 1 साइड पे लिखा। आपने एक वैल्यू ऊपर लिखनी होती है और एक वैल्यू साइड पे लिखनी होती है। तो बच्चों आपने क्या किया, जो न्यू वैल्यू 1 है उसको आपने पहले 8x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा 8x²। उसके बाद बच्चों आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इनके करेंगे साइन चेंज तो ये 8x² के साथ 8x² +1 के साथ -1 हो जाएगा कट ऑफ। आपके पास जो बच्चों ऊपर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू आती है वो आपके पास स्क्वायर रूट होता है। एक्चुअली क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा सो द स्क्वायर रूट, आप लिखोगे सो द स्क्वायर रूट इज ±4x² + 1। ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों मेथड से आंसर आपके पास एक जैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक हो गया, ये आपका बच्चों आ जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। तो लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है जो कि मोस्ट सिंपल है, यही कह सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन के अंदर कहा गया, Korea is analyzing the total cost of her loan modeled by the expression। ये आपके पास बच्चों एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है where x represents the number of years, what is the optimal repayment period for Korea loan। चले अब हमने करना क्या, सिंपल क्वेश्चन कुछ भी है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमने ये करना है, इस एक्सप्रेशन को लेना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको लेना है और इसको हमने करना है सोल्व करके हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और हमने लास्ट में क्या बताना है, ऑप्टिमल रीपेमेंट बताना है, रीपेमेंट पीरियड बताना है। ठीक है, चलिए वो सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले बच्चों आपने इसका करना है सोल्यूशन। जब आपने इसका लिखा सोल्यूशन
अब आपने जो वैल्यू देगी आपको वो आपने पूरा एक्सप्रेशन लिख लेना यहाँ पे। बच्चों आप यहाँ लिख सकते हो एज का मतलब हम लिखेंगे सी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वेयर, ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15, ये आपने लिख लिया। बच्चों आप सिंपल इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक, क्योंकि 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है, तो आप इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक। तो जब आपने इसकी करी मिड टर्म ब्रेक तो एक्स स्क्वेयर, उसके बाद एक्स, उसके बाद कांस्टेंट, तो आप इसकी करेंगे बच्चों मिड टर्म ब्रेक। तो जब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक की तो आपको पता है एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है अगर कुछ भी नहीं है तो वो 1 हो, तो आप कंसीडर करते हो 1 को बच्चों आपने मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो आपको मिलेगा 15। अब आपने बच्चों क्या करना है, 15 के बनाने हैं फैक्टर, जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 15 बने और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास इसका माइनस 8x बने, जो कि इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। बच्चों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5, वो मेरे पास बनेगा 15। अगर मुझे चाहिए दरमियान में -8 तो मैं दोनों को करूंगा माइनस, ठीक है। -3 और -5 क्या होता है, -8 होता है। अच्छा जी, चलें अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर एज इट इज। आपको पता है फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म एज इट इज रहती है। बच्चों मैंने लिखा 8 को किया ब्रेक, तो जब मैंने 8 को ब्रेक किया मैंने लिखा इसको -3x एंड -5x, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने इसको दोबारा से लिखा तो ये मेरे पास आ जाएगा -5x और +15। अच्छा बच्चों पहली दो टर्म का बना लेंगे पेयर, तो जब मैंने पहली दो टर्म्स का बनाया पेयर तो वो इस तरह से आ जाएगा। तो लास्ट वाली दो टर्म का पेयर बनाएंगे तो आपके पास बाहर लिखा हुआ है माइनस, तो जब माइनस बाहर लिखा हुआ है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज, ठीक हो गया। तो मैंने पहली दो टर्म्स और लास्ट वाली दो टर्म्स का पेयर बनाया। बच्चों पहले पेयर में से हमने x कॉमन किया, अंदर आपके पास x -3 आ जाएगा। लास्ट वाले पेयर में से हमने कॉमन किया 5, तो अंदर क्या आएगा आपके पास x -3 आ जाएगा, क्योंकि 15 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3 × 5, तो 5 आपका कॉमन चला गया, पीछे 3 बचेगा। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, x -3 और x -3 लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा 1 टाइम, और जो बाकी वैल्यू बच गई x और -5 इसको मैंने लिखा 1 टाइम, ठीक है, ये एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया। बच्चों ये इसके आ जाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी ऑफ एक्स एज इट इज। अच्छा अब हमने लास्ट पे बताना क्या, हमने जो इसकी ऑप्टिमल रीपेमेंट बतानी है ना, वो आपके पास क्या होगी, या आप इस तरह बता दें द कॉस्ट ऑफ लोन इज 0 एट, या आप इस तरह द कॉस्ट ऑफ, आप यहाँ लिखें सो द कॉस्ट ऑफ, आप यहाँ लिखें सो द कॉस्ट ऑफ लोन इज 0 आपको याद होगा बच्चों एक्सरसाइज 4.4 के अंदर लास्ट में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर हमने सेम इसी तरह से क्वेश्चन को डील किया था। तो आप देखो द कॉस्ट ऑफ लोन इज 0 एट, अब देखें बच्चों, अब ये आपके पास पहला फैक्टर है x -3, तो मैंने आपको तब भी बताया था, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, जो भी फैक्टर है ना आपको इसको इक्वल टू पुट कर लो 0 के। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपके पास 3, आप लिखोगे x = 3, और अब दूसरा आपके पास है यहाँ पे x -5 लिखा हुआ है, इसको भी आप चेक कर लो, x -5 = 0 के ऊपर पुट कर लो, तो बच्चों x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी 5, आप लिखोगे x = 5। तो ये है आपके पास इसका फाइनल आंसर। लेकिन लास्ट में आप एक और लाइन लिख सकते हो, द ऑप्टिमल, आप यहाँ पे ये वाली बात आप यहाँ पे लिखेंगे, सो द ऑप्टिमल repayment period, ये आपके पास जो पीरियड आएगा वो कौन सा आएगा, पीरियड इज 3 years और 5 years, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये आपके पास एक 3 आया एक 5 आया, तो आपने क्या किया, आपने लिखा द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज 3 years और 5 years, ठीक हो गया, ये आपने लिख दिया यहाँ पे, और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसी के साथ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी और आपका चैप्टर नंबर
फोर भी एकदम क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, लास्ट में आपको एक बात ये बताना जरूरी है कि अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बतानी है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं एज पॉसिबल मैं उसका आंसर करूंगा। और इसी के साथ आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।